स्क्रीन हटाओ ना। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शंकर चौधरी जी को, जिनके समाज में आने से महिलाएं, बच्चे व समाज भय मुक्त होकर समाज में जी सकते हैं। श्री शंकर चौधरी जी। नमस्कार। सॉरी, मैं समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फार्मर्स अरेंजमेंट चल रहा है और उसको रिव्यू करने जाना है। मगर बहुत खुशी है कि मैं पिछले 5 मिनट में पाटिल साहब को सुन रहा था। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना विद्वान स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ बोल पाऊँ। मैं अपनी मगर ये जरूर गौरव की बात है मेरे लिए कि आप लोगों के बीच में बस हो पाना ही बहुत बड़ी बात है। जहां तक मेरी बात है, मेरा नजरिया है, आई डोंट नो हाउ टू प्लेस माई सेल्फ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट द थिंग इज कि कल मुझे कुछ बता रहे थे कि किन विषयों पे बोलना है। मेरा मानना है कि मैं बहुत स्पेसिफिक टॉपिक के अनुसार नहीं बोलूंगा। मेरा जो दृष्टिकोण है वो मैं बताना चाहूंगा। अगर वो कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है तो ठीक है, मगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहा हूँ टू स्पीक ऑन वन थिंग कि जो कल मन्ना साहब मुझे बता रहे थे कि जब जनता आती है प्रशासन के बीच में और किसी व्यवस्था में, तो कैसे एक तालमेल, एक अच्छा वातावरण पैदा किया जाए। तो मेरा मानना है कि एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होता है, तो वो कैसे पैदा किया जाए। मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी समस्याएं हैं, समाज अभी अपने आप को एक परिवर्तन की स्थिति में ही पा रहा है। जैसे कहते हैं कि we are still a transitional society. We might have a modern outlook, but not the modern values completely. तो इन सब समय में और हम मॉडर्न सिस्टम्स में आ चुके हैं, सिस्टम्स मॉडर्न कर दिए, वैल्यूज मॉडर्न नहीं हुई। तो इसके कारण बहुत हम इनकंसिस्टेंसीज देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उसके कारण बहुत स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी प्रशासन का ही एक हिस्सा हूं और मैं पेशे से तो एक पुलिस ऑफिसर हूं, मगर दिल से पुलिसिंग में जनता की जो आवाज है उसको पहले रखता हूं। मेरे हर काम में मैं ये इंश्योर करता हूं कि इस बात को जनता, अगर मैं होता, मेरे साथ ये हो गया होता, तो कैसा मतलब हम व्यवहार करते। इसके लिए बहुत लोग मुझसे शिकायत भी करते हैं कि तुम पुलिसिंग जो है जैसे होनी चाहिए, प्रोफेशनल और इमोशनलेस, वैसे नहीं करते हो, तुम बहुत भावुक होकर पुलिसिंग करते हो। तो मेरा मानना है कि होना चाहिए। मैं इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं रखता। मैं अपनी पुलिसिंग से मोहब्बत करता हूँ और मैं पुलिसिंग करता हूँ। बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं जहाँ पर मुझसे मीडिया बोलती है कि इसको बड़ा अच्छा काम किया आपने। एक तो मुद्दे बता रहा हूँ कि एक महिला का रेप और मर्डर हो जाता है और हमारी टीम उसको 16 घंटे के अंदर एक ब्लाइंड का रेप का मर्डर केस खोलती है। तो हमारे विभाग का बड़ा प्रेशर होता है कि सर इसको गुड वर्क में प्रोजेक्ट करते हैं, और मीडिया का बड़ा रहता है कि सर इसको प्रचार करो, 16 घंटे में आपने खोल दिया। लेकिन मैं नहीं खोलता वो, उसको मैं बहुत प्रचार नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि उसके बच्चे होंगे, उसका एक परिवार होगा, और जब पता चलेगा कि उसका रेप या मर्डर एक इलीगल संबंध के कारण किसी से हो गया, तो वो महिला तो जा चुकी है, अपने पीछे एक परिवार छोड़ चुकी है, और उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि क्या वो मेरी अगर रिश्तेदार होती तो मैं ये काम करता? क्या मैं उसको प्रोजेक्शन में उसको पब्लिसाइज करता सिर्फ अपने काम को अच्छा दिखाने के लिए?
तो शायद ये संवेदनशीलता जो है हमारे विभाग में, हमारे कार्यशैली में, अलग अलग एजेंसियों में, हर हर एजेंसी में, तो मीडिया का भी नाम ले रहा हूँ, तो हम इस दौड़ में अपने आप को ज्यादा सफल दिखाने में कभी कभी इन संवेदनशीलताओं को भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि पुलिसिंग जो हो, प्रशासन जो हो, उसमें संवेदनशीलता जरूर होनी चाहिए। एक तो पहला हमारा मुद्दा ये है। मुद्दा हमारा ये है कि अ, मेरा मानना है कि जो भी समाज अगर प्रशासन के प्रति एक कॉन्फ्लिक्ट का वातावरण देखते हैं या एक बहुत अच्छा नजरिया नहीं देखते हैं, तो मेरा मानना है कि 90% ऑफ द ब्लेम लाइज विद द सिस्टम। मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। अगर जनता को अ, न्याय नहीं मिलेगा, उसको न्याय ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको न्याय कैसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको दिखना भी चाहिए, उसका प्रोजेक्शन भी होना चाहिए। सिस्टम को प्रोएक्टिवली बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं। पहली बात तो जब न्याय होता है तो उसको प्रतीत नहीं होता है कि मेरे साथ न्याय हो रहा है, उसको समझाया नहीं जाता, उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, समाज में इसका मैसेज नहीं जाता। हमने मतलब जब से मुझे ये कमान दी गई है द्वारका जिले की, मैं 2-3 बातों में बहुत विश्वास करता हूँ कि पुलिसिंग जो है मेरी बहुत मॉडल्स पर है, जिसका नाम हमने वर्चस्व दिया है। और वर्चस्व इसलिए रखा है इसका नाम क्योंकि वर्चस्व का मतलब ही है कि कानून का एकाधिकार फिर से सड़कों पे, गलियों पे, समाज में। और ये एकाधिकार जो है पहले मैं फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्पेस में लाना चाहता हूँ। कि क्योंकि जो हमारा जिला है, अगर मैं अपने जिले के संदर्भ में बात करूँ तो बड़ा ही सबसे बड़ा जिला है दिल्ली का। एक बहुत बड़ा अर्बन पॉपुलेशन रहता है द्वारका सब डिवीजन और कुछ टावरी सब डिवीजन में। एक बहुत बड़ा रूरल पॉपुलेशन है छावला और नजफगढ़ सब डिवीजन। और यहाँ पे गैंगस्टर्स बहुत एक्टिव थे, क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव थे। थे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि सब कोई को थे ही कर दिया हमने 40-50 दिनों में। तो पहले मतलब जिसको कहते हैं रंगदारी, गोलीबारी, गैंगस्टरों का रण क्षेत्र का पर्याय बन चुका था मेरा जिला। मैंने तो अक्टूबर को चार्ज लिया और उसके बाद हमने इनको बता दिया ये कुछ नहीं, छोटे मोटे गुर्गे हैं, इनको सिस्टम का सपोर्ट है, चाहे अलग अलग एजेंसियां हो, वकील हो, कोई भी हो, इन सबका सपोर्ट है, इसलिए ये बड़े गैंगस्टर हैं, वरना कुछ छोटे छोटे, बिल्कुल जिसको मैं इनको गुर्गे कहता हूँ, छोटे छोटे गुर्गे हैं, कोई बहुत बड़े गैंगस्टर नहीं है। तो ये स्टैब्लिश करना फिजिकल स्टेट में, मगर अल्टीमेट एम वर्चस्व का जो मैं मानता हूं वो ये है कि वर्चस्व का अल्टीमेट एम है कि जनता के मेंटल स्पेस, खासकर अगर द्वारका रेसिडेंट्स की बात करें, क्योंकि मैं द्वारका जिले का कप्तान हूँ, तो द्वारका जिले के रेसिडेंट्स में फाइनली हम इसका टारगेट मैंने रफली रखा है 100 दिन का, कि 100 दिन मेरे चार्ज के हो जाएं, तो 100 दिन में ये मैसेज क्लियर जाए सोसाइटी में कि कानून का एकाधिकार है, कानून का वर्चस्व है, और लोग फिर से रूल ऑफ लॉ को मानना शुरू कर। लेकिन रूल ऑफ लॉ को मानने के पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रूल बाय लॉ ना हो। रूल बाय लॉ जो है सबसे बड़ी बीमारी है। जब वर्दी पहन लेते हैं हम किसी सरकारी पद पे आसीन हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमने कह दिया वही सही है, रूल बाय लॉ, हम लॉ हो गए और हम बड़े पद पे आसीन है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी पत्रकार ने जब मुझसे पूछा कि वर्चस्व क्या चीज, क्या क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है क्या, मैंने बोला नहीं, वर्चस्व पुलिस का एक अधिकार स्थापित करना नहीं है, क्योंकि सच्चाई है कि पुलिस जैसे और सारी एजेंसियां हैं, वैसे पुलिस में भी कुछ रॉटन एलिमेंट्स हैं जो रूल बाय लॉ को करते हैं। शायद इसीलिए जनता को ये कॉन्फ्लिक्ट की जो एक स्टेट उत्पन्न होता है, जब वो जाती है, थाने जाती है, पुलिस के यहाँ जाती है और उसको रूल ऑफ लॉ से ऊपर रूल बाय लॉ दिखने लगता है। जब उसको मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा कि कोई एक सिपाही है या थानेदार है, या मैं क्यों कहूँ, हो सकता है कप्तान भी हो सकता है कि जब वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूं, चाहे वो नीति संगत, न्याय संगत है या नहीं है, वही सही है, और उसको ये लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, थोड़ी मोड़ी जानकारी तो उसको भी है,
तब आती है कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति। तो इसलिए मेरा मानना है कि 90% सिस्टम खुद जिम्मेदार है, इसको हमें ही बदलना है जो सिस्टम में आए हैं। मगर दिक्कत क्या है कि हम रूल ऑफ लॉ को नहीं रखकर रूल बाय लॉ को हम कार्यान्वित करते हैं, जिसके कारण ये सारी स्थिति उत्पन्न होती है। इसका इसीलिए वर्चस्व को हमने 4 भागों में 5 वर्टिकल्स में बांटा है। जब मैंने चार्ज लिया था तो वर्चस्व ऑपरेशन का नाम रखा, और सबसे पहले उसका एक वर्टिकल है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, दूसरा रखा हमने डिटेक्शन ऑफ क्राइम, तीसरा रखा हमने एडमिनिस्ट्रेशन, विभाग में क्या क्या चीजें बदली होनी चाहिए, और इसके अलग अलग वर्टिकल्स के भी सब वर्टिकल्स हैं। और उसके बाद रखा प्रोजेक्शन, जो काम कर रहे हैं वो समाज के बीच में जाना चाहिए, उस पर भी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सैटरडे संडे अपना यूज करता हूँ। और उसके बाद एक 5वां वर्टिकल है कनेक्शन, उसका जो सब वर्टिकल है उसको कहता हूँ मिशन विस्तार, कप्तान आपके द्वारा, ताकि हम पैराडाइम को ही चेंज करें, मॉडल को चेंज करें। हम जाके जो अभी ये प्लान ऑन नहीं है, 1 महीना मुझे 2 महीने मुझे टाइम क्रिमिनल्स के लिए चाहिए था, 1 महीना मैं दिसंबर का दूंगा विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जनवरी से हम शुरू करेंगे कनेक्शन मतलब कि जो ये संवाद, जो एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार, ये स्थापित करने की कोशिश की जाएगी नए वर्ष से 2022 से, जहां पर कप्तान खुद जाएगा। ये मॉडल को ही चेंज करेंगे कि भाई कप्तान साहब के पास जाना पड़ता है कोई अपॉइंटमेंट लेने, क्यों? हम टैक्स पेयर की टैक्स से हमारी तनख्वाह मिलती है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाएं लोगों के पास, हम उनको एजुकेट करें, हम उनको बताएं, और हम उनसे अपनी निंदा सुने, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए सच्चाई ये है, मेहनत चाहिए, नियत चाहिए और नियति चाहिए, जो कि अब लोग जब एक बार पद पे आसीन हो जाते हैं तो लोगों को लगता है बस अब तो बन गए, हो गया, अब तो बस देखो कि इससे क्या और बेहतर किया जा सकता है, अपनी जिंदगी में और क्या फर्क लाया जा सकता है, जो कि मेरा मानना है गलत है। आप अच्छा काम करेंगे तो प्रभु भी आपका ध्यान रखेंगे अपने जीवन का, आपके कैसा आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेरा मानना है। क्योंकि मुझे बोलने में ये गुरेज भी नहीं है, मेरी कभी जिंदगी में कोई बहुत, अगर मैंने उसको मुसीबत की तरह देखा तो मुसीबत शायद दिखती होगी, मैंने देखा ही नहीं। जब भी कुछ हुआ तो मुझे लगा कि चलो अच्छा ही है, इसमें भी भगवान ने कुछ अपॉर्चुनिटी दिया है, और वहां पे भी मन लगा के काम किया। तो अल्टीमेटली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, 7 साल की मेरी एक्चुअल सर्विस है, 10 साल बोलते हैं हम लोग, क्योंकि 2-2.5 साल तो हमारे ट्रेनिंग में ही चले जाते हैं, मगर 7 साल में मैं आपको बताऊं कि जहां पे भी रहा वहां अच्छा काम किया, और अब मुझे मौका मिले तो मुझे लगता है कि वो सारे काम जो मैंने किए अलग अलग यूनिट्स में, वो बेकार नहीं गए, उनका भी जो योगदान है आज के डेट में, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिसिंग कर रहा हूँ, उसमें काम आता है। और मेरा जो मानना है, अंतिम शब्दों में कहूँ तो वो ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कि जनता को बहुत नहीं मालूम है, जनता अनपढ़ है, जनता को कानून की समझ नहीं है या वो अवेयर नहीं है। सच्चाई ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे, और इसको निभाने की कोशिश करवाना, मैं अपने जिले में मैं ये मानता हूँ कि मेरी भरसक कोशिश रहेगी, और जो वर्चस्व हमारा ऑपरेशन है उसकी यही बेसिक मंशा है कि फिजिकल स्टेट और मेंटल स्पेस में हम रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश कर पाए, और वो ऐसे होगा कि हम जो अपने रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे जुरिस्डिक्शन में लोग रहते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर पाए, और एजुकेट करने के साथ उनके उनके राइट्स बताएं। हमारी पावर तो सबको को मालूम है, लेकिन उनके राइट्स की पावर, जो उनका उनका अधिकार है, ये उनको बताया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों के आने की, आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं थोड़ा सा कार्यक्रम मेरा आज व्यस्त है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अभी दूसरा
मौका बनेगा तो हम लोग और लंबे समय तक बात करेंगे। धन्यवाद। सर एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं क्या, अगर हाँ, परमिशन दें आप तो? एक दो क्वेश्चन डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी जी से आरजेएस फैमिली पूछ सकती है। माइक को अनम्यूट करके आप लोग फटाफट आ जाइए। दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं ही पूछता हूं सर, जब तक वो तैयारी कर रहे हैं लोग। एक तो ये है कि सर आपने जो कहा वो इंस्पिरेशन कहीं से मिलता है। जैसे मैंने वंदना राव जी जो 4th टॉपर आईएएस में थी, उनका जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि मैं तो जनरल एक पढ़ाई कर रही थी, कुरुक्षेत्र में थी, लेकिन उन्होंने नजफगढ़ से पढ़ाई करी थी, लेकिन जब एक ऑफिसर आए थे, आप जैसे आईपीएस आईएएस कोई ऑफिसर आए थे और उन्होंने जो मोटिवेशनल स्पीच दी थी, वहां अंकुरण हुआ कि वो भी आईएएस कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कांगनहेड़ी गांव में रहकर और तैयारी करके और कैसे वो वंदना राव 4th टॉपर बनी। तो आपको इंस्पिरेशन इस तरह का, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां यहाँ पर बहुत सारे दबाव भी आते होंगे, जैसा कि अमूमन ऐसा होता है, पॉलिटिकल और अलग भी समाज के नकाब सफेद पोश लोगों का दबाव होता है। आप सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये शक्ति और समर्थन जो है, ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली होगी, जरा हमारे आरजेएस फैमिली को बताएं। ये सोचना चाहूं तो, अगर सोचना पड़ जाए कोई चीज के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई, तो इसका मतलब है कि कहीं से आई ही नहीं। मैं हूं ही ऐसा। मेरे को बहुत लोग कहते हैं तुम बड़े जिद्दी आदमी हो, तो शायद मेरी जिद ही यही है। मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, सच्चाई बताऊं तो मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। पहले मैं इसके पहले एनजीओ में नौकरी करता था, मन किया छोड़ दिया। फिर मैंने बोला चलो यूपीएससी करते हैं, और कोई आईएएस मेरा प्रेफरेंस नहीं था, आईपीएस ही था। और मैं झारखंड से हूँ, मगर झारखंड से मैं अकेला 2011 बैच में आईपीएस था। चाहता तो हर आदमी अपने होम स्टेट जाना चाहता है, मैंने नहीं लिया। मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ही यूटी गार्डर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जो कर्म स्थली है वो दिल्ली है, तो यही काडर ले लिया। तो अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं बड़ा अल्लड़ टाइप का आदमी हूँ। मैं किसी से जिद भी शायद इसलिए कहता हूँ कि बहुत जिद्दी हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दूसरे से क्यों इंस्पायर करे भाई। जैसे अभी किसी पत्रकार ने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिंघम डीसीपी द्वारका जिला के, मैंने उसको बोला कि भाई साहब, पहली बात तो मैं आप ये कह दूं कि मैं सिंघम नहीं हूँ, क्योंकि सिंघम कह देना इसका मतलब है किसी दूसरे रोल मॉडल को मान लेना। मैं किसी रोल मॉडल को नहीं मानता। मैं अपने आप का रोल मॉडल क्यों नहीं बन सकता? हर आदमी, जैसे मैं एक कॉलेज में था तो मेरे से किसी ने पूछा कि वेयर डू यू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम और द चैलेंज फ्रॉम, तो मैं उसको हमेशा कहता था कि यार आई एम कम्पीटिंग विथ माई सेल्फ। मैं थोड़ा अजीब सा रहा हूँ। मुझे कभी कभी लोग कहते भी यार तुम बड़े अजीब सा आदमी से हो, तुम्हारे लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तुम्हारे लाइफ में तो किसी से इंस्पायर्ड नहीं हो। बोले यार, किसी लाइन से इंस्पायर हो जाना, किसी तस्वीर से इंस्पायर हो जाना, किसी पर्सनालिटी से इंस्पायर हो जाना, कुछ उनके मुद्दों से इंस्पायर हो जाना, वो एक अलग बात है, उसका संरक्षण है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर मैं सच जानना चाहता है कोई, तो ये है कि मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं। सच्चाई ये है कि मैं, मेरे अंदर जो है, जो मेरा अपना कॉन्शियस है, जो मेरी अपनी जमीर है, मैं उसी से इंस्पायर्ड हूं। और मैं इंस्पिरेशन भी नहीं कहना चाहता, वो है ही ऐसी, वो जिद्दी है। उसको लगता है अगर ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। दूसरी बात जो मैं आपको कहूंगा कि जो आपने कहा कि बहुत प्रेशर्स आते होंगे समाज में, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली हम लोग पुलिस को सोचते हैं कि पुलिस ने ये अच्छा काम कर दिया, वो अच्छा काम कर दिया। शंकर चौधरी साहब तो आते ही धमाका कर गए 40-50 दिनों में। तो पहली बात तो ये है कि धमाका मैं नहीं करता, टीम्स करती हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं लोग। मैं बस उनको एक मार्गदर्शन रखता हूँ और उनको सुपरवाइज और मॉनिटर करता हूँ। लेकिन हाँ, ये सच है कि बैकरूम बहुत प्रेशर होता है कि इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, इसको। तो मैं इसी बात पे मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं वो प्रेशर, मुझे प्रेशर फील ही नहीं हुआ इसका, मैं लेता ही नहीं। मेरे को, मेरा एक बड़ा सिंपल लाइन है लाइफ में कि जनाब, ये मेरे अनुसार न्याय संगत है। मैं समझाता हूँ तर्क संगत तरीके से, ये न्याय संगत है, तर्क संगत है, इसमें ये नैतिकता है, ऐसी होनी चाहिए। आपको नहीं पसंद है तो हमें हटवा दो, सिंपल। जी जी। जब कुर्सी का लालच ना हो, क्योंकि कुर्सी से तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा। मैं देखो, अगर हर
अधिकारी इस बात को समझ ले कि मुझे अपनी जिंदगी अपने तनख्वाह में जीनी है, सरकारी जो सुविधाएं हैं उसके अंदर जीनी है, और मुझे इस कुर्सी का कोई लालच नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिस्टम ऐसे ही ठीक हो जाएगा। कोई समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है, कोई एनजीओ को बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनने की जरूरत है। ये बने इसलिए क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं जो थी, जो बनी, उनमें कमियां थी, वो अपना काम नहीं कर। आप कोई एक ऐसा फील्ड उठा दो, एजुकेशन से लेके, पुलिसिंग से लेके, पब्लिक मीडिया से लेके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, जहां पर सरकार ने एजेंसी ना बनाई हो सुधार के लिए, बनाई तो थी, काम नहीं करते वो, तो जब जनता में असंतोष पैदा होगा, क्या होगा? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, एनजीओ आएगी। तो मेरा मानना है कि अगर हर आदमी जो अलग अलग संस्थाओं में लगा हुआ है वो अपना काम कर ले, तो किसी को समाज सेवा करनी है। हम जो हमें जो जॉब दिया गया है, अगर हम अपनी जॉब को 100% नहीं, मैं कह रहा हूँ 80% भी हम न्याय के साथ कर लें, आई डोंट फील दैट देयर वुड बी एनी नीड ऑफ एनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज, और जिसको लोग कहते हैं जी मैं सोशल वर्कर, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत क्या हुई, जब सिस्टम नहीं काम करेगा तो नेचुरली फिर ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस निकलेंगी, नेचुरली ये एनजीओज बनेंगी, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो ये है कारण। और इंस्पिरेशन की बात कहें तो इंस्पिरेशन, मेरा तो अपना मानना है कि हम दूसरे से क्यों इंस्पायर होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे क्या मूल्य खोखे हैं, क्या हमारे मूल्यों में कमी है। भाई मैं तो मानता हूं कि कोई भी बड़े आदमी का अगर नाम लो, वो भी वैसे ही पैदा लिया था जैसे मैं लिया हूं। तो मैं मानता हूं कि मेरा अगर इंस्पिरेशन अगर आप कहो, तो एक साफ शब्द में ये कहूंगा कि मेरा इंस्पिरेशन इस बात से है कि मैं बड़ा जिद्दी हूं अपने मूल्यों को लेकर, कि चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मेरे को बहुत लोग बहुत अलग, कभी कभी बहुत लोग दूसरे तरीके दृष्टिकोण से भी लेते हैं कि यार बड़ा एरोगेंट सा है यार ये आदमी। लेकिन सच्चाई है, मैं एरोगेंट नहीं हूँ। मेरे पास समय की कमी रहती है, तो इसलिए मैं कम मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है मैं काम के लिए, मेरे को सरकार तनख्वाह दे रही है। लोगों से मतलब जो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि नमस्कार ये वो, तो मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरे पास काम बहुत है, मैं क्या नमस्कार लेके करूंगा आपका, और नमस्कार लेके कोई फायदा नहीं है। तो उसके कारण कभी कभी कुछ लोग समझते हैं एरोगेंट है, लेकिन सच्चाई है कि एरोगेंस वाली बात नहीं है। इंस्पिरेशन जो मेरे लाइफ में है वो मेरे जिद्दी होने का है, और मैं खुश हूँ इस बात में। मैं बहुत साल संघर्ष भी करता रहा इस बात को लेकर कि क्या मैं ये जो जिद्दपना है अपने मूल्यों के प्रति, क्या मैं उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम मांग रहा है, सिस्टम कहता है, आपको प्रताड़ित करता है। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, क्या होगा, थोड़े और मुसीबत वाली पोस्टिंग झेल लेंगे, लेकिन मजा तो अपने जिद के साथ ही रहने का है। तो मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरे वैल्यू सिस्टम है। उसको पकड़ के उसको कार्यान्वित करने में, अपने जीवन में, अपने प्रशासन में, अपने काम में, शायद यही मेरा इंस्पिरेशन। जी धन्यवाद सर। तो आरजेएस फैमिली आप क्वेश्चन पूछ लीजिए फटाफट, जिनके मन में आए, माइक अनम्यूट करके। मोनिका जैन जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। वैसे यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है, लेकिन मेरे जो 2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल समाज के बहुत लेबर क्लास जो तबका है उसकी तरफ से है, जो प्रॉब्लम्स हम हर रोज देखते हैं। सर एक तो कि एक जब कोई भी पर्सन सोसाइटी में से विक्टिम है कोई और कंप्लेंट लेके जाता है और उसको रिसीविंग देने से मना कर दिया जाता है, उस केस में हमें पूरा भारत अब अभी सुन रहा है, और मेरे ख्याल से पूरे भारत में ही ये समस्या है कि, और वो एक लेबर क्लास है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सके, तो उस केस में वो क्या करे। दूसरी चीज, जब बिना किसी परिवार को इंटीमेशन दिए या किसी भी रिटर्न वर्क के किसी पर्सन को, किसी समाज के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो किसी को बता सके या आगे कुछ उसको प्रोसेस में ला सके, और वो बिना बिना किसी इंटीमेशन के और बिना 24 घंटे का प्रोसेस और जो भी एक कानूनी व्यवस्था है, आपकी नॉलेज में मुझसे शायद ज्यादा अच्छे से है ये चीजें कि ऐसा होता है हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पता नहीं लगता है कि वो कहाँ है इस टाइम, परिवार को मिलने नहीं दिया जाता है। इस व्यवस्था में या इस हमारे सिस्टम की कमजोरी से हमारा समाज या हम कैसे लड़ सकते हैं,
इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा इन चीजों पे आप प्रकाश डालिए। देखिए, आपने जो दोनों बातें बताई हैं वो दोनों बातें हैं, इस बात को मेरे को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मैं थोड़ा साफ साफ बोलने वाला अफसर हूँ, कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी पड़ जाता हूँ, लेकिन सर मैं कंट्रोवर्सी मानता नहीं उसको, क्योंकि सच्चाई ये है, जो सच है उसको बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तभी आपका विश्वास, तभी आप पे जनता विश्वास करेगी। अगर मैं ये कह दूंगा जी हमारी व्यवस्था में तो नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नहीं, ये सच्चाई है। जब एक बंदा थाने जाता है जो एजुकेटेड नहीं है, जो रिसोर्सफुल नहीं है, उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं की जाती, एक सच्चाई है। मैं इस सच को जानता हूं और मैं मानता हूं। अगर मैं ही किसी दिन सिविल में किसी थाने में चला जाऊं जहां उसको ये ना मालूम हो कि ये पुलिस वाला है, वो मुझे ही 4 घंटे बैठाएगा। सर दे एब्सोल्युटली डिनाइंग तो फॉर रिसीविंग, बिल्कुल, कहते हैं कि हम बिल्कुल लेंगे सही। ही नहीं। बहुत सारे आप केसेस में हमें साथ में जाना पड़ता है और बीइंग बिल्कुल, एन बिल्कुल, एडवोकेट। आपके पूरे बात से मैं सहमति रखता हूं। इस बात को पहले एक्सेप्ट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। एक बात। धन्यवाद सर। दूसरी बात, लेकिन अब मैं आपको इसका समाधान बताता हूं कि समाधान ये है। तो सही है। क्या मयंक, कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहे हैं शायद बीच में। नहीं सर, बी कंटिन्यू। हाँ, तो देखिए, लेकिन इसका समाधान ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, हम मॉडर्न सिस्टम्स में तो आ गए हैं, मॉडर्न वैल्यूज नहीं आए हमारे। सच्चाई यही है। मैं एक सोशियोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ, तो अमेरिका में क्यों नहीं है ऐसा, वेस्ट में क्यों नहीं है ऐसा? वहां आप जाएंगे तो आपको मिलेगा आपका हक। तो मेरा मानना है कि एक तो अभी समाज जो है हमारा, हम मॉडर्न सिस्टम्स तो ले आए वेस्ट से, यानी पुलिस ये वो, वैल्यूज नहीं आए। जो बैठा है पुलिस का वर्दी पहनकर, क्या उसके अंदर है वो मॉडर्न वैल्यूज? पुलिसिंग इज अ मॉडर्न सिस्टम। उसमें आज भी वही चल रही है, कोतवाली, वो पुरानी दिल्ली वाली। उसको समझता है कि मैं तो भैया थानेदार, हमने पहन लिया वर्दी, हम नहीं सुनेंगे। अब बिल्कुल सही। मन करेगा तो सुनेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सच्चाई सही। है ये, रूल बाय लॉ सबकी, जबकि होना क्या चाहिए था, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ, अब दिक्कत क्या है कि अब आप एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर फंस जाते हैं इस ट्रांजिशनल फेज में, जो अभी हमारा समाज जिससे गुजर रहा है। वहां अब आपको क्या करेंगे, या तो मोटिवेट करके, या तो जिसको मैं पुलिस की भाषा में कहता हूँ लठ देके समझाना पड़ेगा उनको कि भाई नहीं करोगे और मेरे संज्ञान में आ गया। आधी दिक्कत ये भी है कि जब संज्ञान में आता है तो अफसर बहुत सख्त कदम नहीं लेते, लेना चाहिए। तो पता होना चाहिए कि उनकी जवाबदारी उनके विभाग से पहले समाज के है। हम क्या सोचते हैं, हमारी जवाबदारी विभाग के प्रति है, नहीं। इसलिए मैंने कहा कि मैं बड़ा जिद्दी टाइप का, मेरे वैल्यू सिस्टम्स बड़े जिद्दी हैं। मेरी जवाबदारी विभाग से पहले समाज के प्रति है। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप इंश्योर करेंगे, आप मॉनिटर करेंगे कि उसका कंप्लेंट दर्ज किया जाए। अब मैं आपको बता देता हूं एजुकेशनल जो इसका एंगल है, तो ये है कि दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने का एक, आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं, कंप्लेंट जो पहले दिल्ली पुलिस में दर्ज होती थी, जहां वो एक स्टैंप मार के रिसीविंग करके दे देता था, उसको भी आप मानिएगा नहीं कि वो रिसीट हुआ है। नो, उस पे वो एक ICMS नंबर लगा के देगा, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ICMS नंबर लगना चाहिए उस पर। बहुत लोग नहीं जानते हैं, हम लोग, मैं अपने जिले में इसको पॉपुलराइज कर रहा हूँ, पब्लिसाइज कर रहा हूँ। जब तक वो ICMS नंबर नहीं लगा, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिकली चढ़ा नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं चढ़ा तो वो सीनियर अफसर उसको मॉनिटर नहीं कर सकता। तो हमेशा आप जाइए, तो उस, अगर वो बंदा बोलेगा तो उसको ये बात भी समझ में आ जाएगा, उस पुलिस वाले को या उस डीओ को, यार ये जान रहा है सिस्टम, यानी कप्तान से मिल लिया किसी दिन ये जाके कहीं, ठीक है। तो एक तो कि ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, मैंने अपने जिले में जो शुरू किया है, एक नंबर, मैंने जनवरी से मैं इसको और पॉपुलराइज करूंगा, लेकिन एक नंबर है 9643, 2 बार 100, मतलब 9643-100-100। एक अलग नंबर दे दिया है, जहां पे इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है वो जनता इस नंबर पे डाल सकते हैं कि हम फलाने थाने में पहुंचे, फलाने समय में, फलाना
डीओ या कोई भी बैठा हुआ था और हमारी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। उसके कार्रवाई का मतलब ये होता है कि एसएचओ को झाड़ पड़ती है, डीओ पे एक्शन होता है। तो अब ये घटनाएं कम हो रही है, क्योंकि पहले जितना क्वांटम आता था मेरे द्वारका में और अब जितना आ रहा है उसमें काफी ये हो गया, लोगों को पता चल चुका है। मैं देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपका विभाग को मालूम होना चाहिए आप कैसे अफसर हो। जब विभाग को पता चल जाता है ना कि ये अफसर जो है ये वो वाला अफसर नहीं है कि आए और अफसरी करके चल दिए, ये अपने काम के प्रति बड़ा प्रतिबद्ध है और मूल्यों से बहुत जिद्दी, नहीं सुनेगा किसी की, मैं नहीं सुनता किसी की। गलत बोलेगा तो चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे कितना भी बड़ा बंदा हो, मैं बिल्कुल नहीं सुनता उसकी। और मैं बड़े विनम्रता से बोल देता हूँ कि भाई साहब आप इतने बड़े आदमी हो, आपको बोलना ही ये शोभा नहीं देता। मैं सुन रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही, आपको बोलने में कैसे शर्म नहीं आ रही? तो बेचारे कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, जाके इधर उधर बातें करते हैं कि बड़ा एरोगेंट सा आदमी है। तो भैया अगर एरोगेंट हो तो आपकी भला से, क्योंकि मेरी जवाबदारी जो है समाज के प्रति है, मेरी जवाबदारी उस आदमी के प्रति है जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं, जिसकी कोई आवाज नहीं, जिसके लिए कोई फोन नहीं करता मुझे। मैं हमेशा ये इंश्योर करता हूं कि जिसकी कोई सिफारिश नहीं है ना, उसको मैं अच्छी पोस्टिंग दे देता हूँ। लोग बोलते हैं यार पागल सा आदमी है, हाँ ये फलाना तो इससे सिफारिश करवा रहा था, इसको टांग दिया उल्टा, और इस बेचारा ये तो कहाँ नॉर्थ ईस्ट मिजोरम मणिपुर से आया है, इसको देखो कहाँ दे दिया एकदम बढ़िया जगह। हम बोले हाँ, क्योंकि इसकी कोई आवाज नहीं है, इसकी आवाज बनना है मुझे मतलब कौन, मैं नहीं, शंकर चौधरी नहीं, कानून, रूल ऑफ लॉ, इनको भी तो जगह मिलनी चाहिए। उसी तरीके से कंप्लेनेंट हो सकता है बड़ा आदमी हो, वो मेरे दफ्तर के बाहर 3 घंटा वेट कर सकता है, लेकिन अगर कोई, मैं देखता हूँ मैं घुसते समय ही हमारा वो रिसेप्शन डेस्क है, वहां पे कुछ लोग बैठे होते हैं, तो जिसको पुलिस में कहते हैं ये कंगले हैं, तो मैं कंगलों को सबसे पहले बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बेचारे इन कंगलों की कोई सुनवाई नहीं है, ये बेचारे धक्के ही खाते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आपको आपका विभाग देख रहा होता है ना, तो आप जो अभी मन्ना साहब ने पूछा था इंस्पिरेशन, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हो कि यार जब हमारा कप्तान ही ऐसा है कि वो उन लोगों को प्रेफरेंस देता है, सब बराबर है लेकिन उन लोगों को प्रेफरेंस देता है जिनकी कोई नहीं सुनता, तो बदलाव आता है। तो मेरा मानना है कि मेरे जिले में इस बात पे बदलाव आएगा आने वाले दिनों में। ग्राफ भी हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, परसेंटेज कम हो रहा है हमारा, ये जो असंतुष्टि का परसेंटेज था ये कम हो रहा है। दूसरी बात बताता हूँ, जो आपने कहा अरेस्ट का लेकर, मुझे ये भी बात सत्य है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो डीके बासु गाइडलाइंस को जनरली ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ा क्लियर कह दिया, देखिए अब अरेस्ट तो मैं करता नहीं, मैं आईओ हूं नहीं, अरेस्ट तो मेरे आईओज करते हैं, लेकिन उनको एक क्लियर कट मार्ग एक ये कह दिया है मैंने कि अरेस्ट मेमो में जो चीजें भरनी है और जो चीजें होनी है वो आप जरूर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे और अदालत की कोई ऑब्जर्वेशन आई और कोई नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आई और अगर वो सत्य पाया गया इंक्वायरी में, तो बहुत सख्त कदम होगी, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होना, कोई भी कानून जो है वो संविधान से ऊपर नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, हमें तो यही पढ़ाया जाता था। तो सबसे जो ऊपर का कानून है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, वो हमारा सोल है, वो हमारी आत्मा है, वहीं से सारे कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, स्पेशल लॉज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सारे वहीं से निकलते हैं, प्रस्तावना से, प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री, जो हम बातें कहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। तो संविधान के जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, उसको बनाए रखना हर आदमी का फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर जजमेंट में कहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, नए कानून बना सकते हो, लेकिन संविधान की आत्मा के साथ नहीं खेल सकते, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो ये सत्य है, ये होता है, मगर ये इसलिए हो रहा है, मैंने आपको बताया, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा समाज अभी सिर्फ तब्दील हो रहा है। हम गांवों में कॉर्पोरेट टावर्स तो बन के आ गए, मगर जो वहां पे काम कर रहे, क्या वो मॉडर्न सिस्टम है? उनका तो आज भी वही फ्यूडल सिस्टम है।
आप देखो तो कितनी बड़ी त्रासदी है कि किसी शहर का, मैं सिर्फ एक उदाहरण स्वरूप नाम ले रहा हूँ, वो उसी शहर तक सीमित नहीं है। गुड़गांव में आप देखो तो कितने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन के आ रहे हैं, लेकिन जो वहां मूल्य है वो क्या है? वो है क्या मॉडर्न सिस्टम? नहीं, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, खाप सिस्टम बना हुआ है, औरतों पे फ्यूडल मेंटालिटी, कोई बात हो गई तो झगड़ गए, अच्छा वो जाके पुलिस में रिजोल्यूशन नहीं होगा, अदालत में नहीं होगा, खापों में होगा। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज है और इसको हर सोसाइटी ने फेस किया। मैं आपको बता दूं, भारत बहुत तेज से परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे तेजी से हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में जो आप लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सोशियोलॉजिकल फ्रंट पे चेंज ला रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो सरकार या कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं। चेंज आ रहा है और आएगा, मगर ये ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने ना चाहते हुए मजबूरी में मैंने 4-5 विषयों पे मेरा, जिसको कहते हैं मास्टरी है, इतिहास हो, डेट और तारीख से मैं बस कच्चा हूँ, लेकिन इतिहास में जो फिलोसफीज हैं उसका मैं मास्टर हूँ। मैं फील करता हूँ ऐसा, मैं मास्टर हूँ। सोशियोलॉजी का मैं मास्टर हूँ, समाज शास्त्र का मास्टर। कभी भी आप मुझसे 6 घंटे की बहस करा लीजिए, मैं 6 घंटे बहस कर सकता हूँ। साइकोलॉजी का मैं मास्टर हूँ, लिटरेचर का मैं मास्टर हूँ, पोइट्री का मैं मास्टर हूँ। तो सच्चाई ये है कि क्रक्स ये है कि प्रॉब्लम जो है सिस्टम कौन बना रहा है, खाना किससे बन रहा है? कोई बाहर का आदमी आ रहा है? नहीं। अगर अरेस्ट करके नहीं जानकारी दे रहा तो कौन है ये आदमी? ये आप ही के गांव से निकला है। हो सकता है एक ही गांव से एक विक्टिम था और एक वो डीओ है या वो आईओ है, दोनों एक ही गांव के हैं। तो समाज अभी परिवर्तन के स्टेज में है। हम मॉडर्न सिस्टम्स तो ले आए, मॉडर्न वैल्यूज आए नहीं। वैल्यूज आ जाते तो ये सब जो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजों ने 1861 में, अगर मैं तिथि में सही हूं तो सती को एबॉलिश कर दिया कि कोई महिला सती नहीं बनेगी। क्या नहीं बनी? उसके बाद नहीं हुआ, खूब हुआ। कानून ला देने से कानून फॉलो नहीं होता। क्या समाज उसके लिए तैयार है? आप कह देते हैं कि महिलाओं को, देखिए मैं बड़ा प्रासंगिक इशू उठा रहा हूं और मैं अपने घर में ही उठा रहा हूं। देखो, समाज, कानून ने कह दिया कि लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा देगा पिता। अगर एक लड़का एक लड़की है, 2 लड़का एक लड़की है, तो 33% मिलेगा। हो रहा है क्या? बताओ, अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के बताएं सारे। 20% भी नहीं हो रहा सर। कर रहे हैं क्यों? और सबसे दुखद बात देखिए क्या है, लड़कियां खुद कह रही हैं कि जी हमारी तो शादी ब्याह कर दिया, हमें तो जो देना था शादी में दे दिया पिताजी ने, और हमारा तो अब दूसरा घर हो गया, हमारा अपने पिताजी के जायदाद में हमारा कोई रोल नहीं है। बताइए, कानून ला देने से सर एक सेकेंड सर, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है मेन, क्योंकि मैं सिविल के भी प्रैक्टिस करती हूँ। भाई जिस दिन लड़की हिस्सा मांगती है, भाई कहते हैं कि अब हमारे साथ आना जाना नहीं रहेगा, मायका खत्म। इन दैट केस लड़कियां कहती है नहीं, मायका चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए। देखो, अब वही तो कह रहा हूं, बात यही है। क्या ये, मुझे तो कभी बहुत जोर का गुस्सा आने लगता है इस बात पे, मेरे घर पे भी बहस छिड़ जाती है। क्या ये हम भीख में दे रहे हैं उसको? ये उसका हक है, हक। हक, बिल्कुल। हम क्या सोचते हैं कि हम भीख में दे रहे हैं। अरे कानून आ गया तो हम भीख में दे रहे हैं? भीख में थोड़ी दे रहे हो तुम। वो तुम्हारी बेटी थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की जिसको बोलते हैं ना, सोशियोलॉजी में एक टर्म है इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की। मतलब जो ये सिस्टम है फ्यूडल, उसका खुद ही में समावेश कर लेना। इसलिए तो वो अपना हक नहीं मांग रही है। वो कहती है मायका बनी रहना चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए। अरे क्या मजाक है ये? तो कानून ला देने से नहीं होता। तो जो आपने 2 बातें कही, एक दर्ज नहीं होते, उसका मैंने समाधान बताया, वो धीरे धीरे होगा। और उसकी वो क्यों है ये समस्या, ये भी बता दी आपको। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि डीके बासु गाइडलाइन के लिए मैंने अपने जिले में तो बहुत क्लियर कर रखा है कि अगर पाया गया तो मैं बहुत सख्ती से निपटूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई बताऊं तो मेरे लिए कानून की जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, जो सोल मैं मानता हूं इस देश का, इस देश की अंतरात्मा का, तो उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा तो मेरे हाथों से तो नहीं बख्शा जाएगा।
बहुत बहुत सुंदर सर का जवाब। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका आभार, आपको सैल्यूट है सर। एक फोटो सेशन सर के साथ हम लोगों का रहता है, चीफ गेस्ट के साथ हर बार। आईएएस टॉपर शुभम कुमार जी भी आए थे, नितिन शाक्य जी जो दिल्ली कैंट में एसडीएम है वो भी आरजेएस के मंच पे चीफ गेस्ट के रूप में आ चुके हैं। तो हम लोग फोटो सेशन का एक परंपरा है आरजेएस फैमिली की, तो सब लोग अपने माइक को वीडियो को ऑन कर लीजिए, वीडियो को ऑन कर लीजिए और म्यूट रहिए, हिलिए मत। आप लोगों का स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, वेबिनार में यही हो सकता है फोटो सेशन, तो प्लीज आप स्थिर रहिए। सभी लोग 2 सेकंड के लिए स्थिर हो जाइए प्लीज। माइक को आप लोग वो कर लीजिए, अपने वीडियो को सर के साथ। शंकर चौधरी जी का आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज है और 11 जिले जो हैं द्वारका के वो गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। आप अनुमान लगाइए कि इनके जिले में रहने वाले, ऐसे कप्तान के जिले में रहने वाले लोग कितने खुश होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी श्री शंकर अशोक कुमार चौधरी जी ठाकुर जी अशोक कुमार ठाकुर साहब 2 शब्द बोलना चाहेंगे। मैं बहुत आज गौरवान्वित फील हो रहा हूं, और जो सर ने कहा कि रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, मैं तो ये समझ रहा हूं रूल बाय नेचुरल जस्टिस हो रहा है। भारत का संविधान फिर जीवित, क्योंकि कभी गया ही नहीं था। और थैंक्स सर, क्योंकि मैं आपके एरिया में पढ़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे कप्तान, और इस बात का एश्योरेंस है कि इन लोगों के होने से मेरा संविधान और मेरा देश उत्तरोत्तर और दिनों दिन बढ़ोतरी करता रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी मोनिका जी। हाँ जी। आगे संग्राम पटनायक जी अभी हम लोगों के बीच में हैं, सुनने के बाद कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन देना चाहें। जी जी जी, मैं फिर से तहे दिल से आमंत्रित करना चाहूंगी संग्राम पटनायक जी को, जो हमारी कुछ विषयों पे बातचीत, जो सर हमें पॉजिटिव डायरेक्शंस जो लॉ के बारे में बता रहे थे वो रह गई थी। मैं आमंत्रित करती हूँ संग्राम पटनायक जी को। मैं सोचता हूँ कि सब कुछ शायद हो गया। आपने अभी मतलब वी कैन वाउंड अप, अगर किसी का कुछ चीजें पूछना है पूछ सकते हैं जी। प्रश्नोत्तरी के लिए ओपन मंच है, प्रश्नोत्तरी ले लीजिए आप लोग। फोटो सेशन में ही भाग गया, कान करने के लिए जी बताएं प्रश्न। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई डाउट नहीं है, सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर है। तो आई थिंक इट इज बायोलॉजिकली हैजार्डियस कि किसी को हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था उस टाइम जब आप बोल रहे थे, तो कुछ घरेलू विषय पे आपने टॉपिक हो गया था शायद। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को वो बता रहा था, कोट कर रहा था जो होप के बारे में जो तो बोले थे कॉन्स्टिट्यूशन डे में। चलो मैं बोल देता हूँ 2-3 लाइनें अगर प्लीज सर। तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था 2020 में, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बोले थे तो वो होप था, बिकॉज ही सेड दैट होप इज द द बेसिक थीम। तो एच फॉर हार्मनी बोल रहे थे, एंड ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, पी फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो अभी शंकर चौधरी ने बोले थे ना कि लोगों को पता होना चाहिए और लोगों का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, एंड ई फॉर इक्वालिटी। ये जो 4 चीजें जो उन्होंने बोले हैं वो आज भी ये मायना रखता है। एंड वो इतना सही वक्त पे बोले थे कि मैंने समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टिसिपेशन के बिना कुछ नहीं होता है। एंड इवन इफ आपको अगर सब कुछ मिल जाता है, जो इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी जो एंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको मिलना ही मिलना है। बट होता क्या है, मैंने 2-3 चीजें बोल के मैंने खत्म कर लूंगा, बिकॉज मेरे को पता है कि सबका लंच टाइम हो रहा होगा। जनरली क्या होता है कि मेरा मन में आता है, देयर इज अ फेमस सेइंग ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ जो ट्रैवलर में लिखे थे,
दी ट्रैवलर इनका एक फेमस नोवेल था, तो उसमें लिखे थे लॉज ग्राइंड द पुअर एंड रिच मैन रूल द लॉ। सो क्या होता है कि जो पुअर मैन होता है, जो अभी आपका क्वेश्चन था कि एक पुलिस चौकी में कोई जाता है एक लेबर और उसका रजिस्ट्री करने के लिए इतना प्रॉब्लम होता है, मैंने समझता हूँ कि उसको जाने से पहले भी शायद मतलब मेरे को अगर आज कोई पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, मैंने बोले जाने की जरूरत भी नहीं। आपने सीधा सा उनका साइट में जाइए, रजिस्टर करिए और आपका वो नंबर आ जाएगा। 100 नंबर में कंप्लेंट करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन होता है आपने अपलोड कर दीजिए और आपको वो नंबर मिल जाएगा। सो दोज डेज आर ओवर, जहां पर कि वो होता था कि मतलब मैं अगर आज थानेदार हूं, मेरा मूड है तो मैंने करूंगा, नहीं है तो मैं नहीं करूं, वो दिन चला गया। एटलीस्ट दिल्ली में तो ये मैं बता सकता हूं कि अगर आपने घर में बैठ के आपने कानूनी तौर पर कुछ देखे कि किसी का कमी हुआ और आपने एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं, आपने जाने की क्या जरूरत है, आपने दिल्ली पुलिस साइड में जाइए और कंप्लेंट दर्ज करिए, ऑटोमेटिकली वो होगा। अगर वो नहीं होता है, मैंने कभी कभी समझता हूं कमी तो हमारी अंदर है, हमने दुनिया में कमी खोजने लगे थे। कमी ये है कि हमने उनको गाइड किए कि भैया ये कंप्लेंट दर्ज कर दो, वो नहीं करते हैं। सारे मतलब 10 और 12 है, 2 फोटो दिखा देना है। लक्ष्मीबाई केलकर पहले, उसके बाद सचिंद्र नाथ। मन्ना जी का फोटो अच्छे से दिखाना पहले। सॉरी नहीं, अभी 2 श्रद्धांजलि का रह गया, 2 पार्ट में हो रहा है हम लोग। चलेगा सर, ये तो अच्छा लगता है जी। आप थैंक यू सर। सो नो, दैट इज वन पार्ट। सेकंड जो है कि जो बार्लेट बुचर्ट ने बोले थे एक बार कि किसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसको कानून नहीं पता है। तो एग्जैक्ट वर्डिंग था उनका, द लॉ वाज मेड फॉर वन द थिंग अलोन, फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इट। होता क्या, जैसे मैडम ने अभी बोले, मनी मैडम ने, एंड ही आई मीन कितना करेक्ट है कि एक लेबर क्लास लोग वो चला जाता है, एक लेबर क्लास लोग वो चला जाता है कि ठीक है कि आज कंप्लेंट दर्ज करने की। तो जब कंप्लेंट दर्ज करता है कि उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि उसका मतलब उसका चाहे बेस पोशाक देख के कोई रजिस्टर नहीं करता है। तो मैंने कभी कभी समझता हूं कि एक्सप्लॉइट कौन होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में एक्सप्लॉइट वही होता है जिसको कुछ नहीं पता है। पर चौधरी जी ने ठीक बोले कि जो काउंटर में खड़ा है रिसेप्शन में, मैंने उसका पहले पूछता हूं कि वो उसने क्या क्या किए और उसने किस लिए आया, क्यों खड़ा है। तो वो तो बहुत मतलब मैंने समझता हूं कि इस तरह का पुलिस ऑफिसर अगर होंगे तो शायद हमारा कानूनी तौर पर इफ नॉट 100% चेंज हो जाए, शायद 20% चेंज हो जाए। नंबर 3 जो मैं बोलना चाहूंगा, हमें पता होना चाहिए कानून क्या चीज है। जो हमें ज्यादातर बेशक हमने पढ़ा लिखे होंगे, हमने एक्सपर्ट होंगे हमारा फील्ड में, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैंने मानने के लिए तैयार हूं कि काफी सारे लॉयर्स जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उनका भी कमी रह जाता है कि भैया गाइड करना, और ठीक टाइम में सही टाइम में सही गाइडेंस जो है, शायद आपका क्लाइंट्स आपको जीवन भर याद रखेगा कि मैंने इन वकील के पास गया था और वो मुझे ये गाइडेंस दिए, इसीलिए मैं आज मेरा डिस्प्यूट नहीं रहा। ज्यादातर क्या होता है कि आपने किसी लॉयर के पास जब चले जाते हैं, वो बोलता है कि भैया ये पिटीशन फाइल करना, इतना फीस दे दो, ये फीस दे दो। कभी कभी हमारा जो कर्तव्य है कि बगैर पैसा लेके आपने जब गाइडेंस देते हैं, वो भी उतना ही सही होना चाहिए और उतना ही आपको जरूरत है कि आपने सिर्फ लोग बोलते हैं लॉ प्रोफेशन इज ए नोबल प्रोफेशन, बट कभी हमने सोचे व्हाट इज द नोबिलिटी नीड। आई एट टाइम्स आई फील कि नोबिलिटी तो दूर की बात है, जो हमारा मतलब कर्तव्य है वो नहीं कर पाते हैं। और कर्तव्य क्यों नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कि हमने करना नहीं चाहते, बोलते हैं यार ये तो वन ऑफ इट्स काइंड है, हमें क्या करना है। और कितना, अब सपोज जैसे हमारा एक प्रोफेशन में एक लीगल सर्विस एक्ट भी है, तो उसमें क्या होता है कि जेल में सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि नोबल प्रोफेशन हम कहते हैं, लेकिन ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं एट प्रेजेंट, इट्स सेकेंडरी थिंग, क्योंकि लेबर क्लास तो सर कई बार एडवोकेट तक भी कोर्ट से ही डर लगता है उसको कि मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं पे ही डाउन टू अर्थ, और वो जो कुंठा वहां से लेके चलते हैं, दैट क्रिएट्स क्राइम इन द सोसाइटी। मैडम आपने जो चीज बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, आपने आपके कितने फ्रेंड्स को बोले हैं कि हफ्ते में एक फ्री केस करने की, एक फ्री केस। और ये नहीं मैं बोलता हूं कि आपका दोस्त का, ये मेरा केस फ्री में मत करिए। जिसको जानते नहीं है, जिसका आपके पास जान पहचान नहीं है, वो जा रहा है अपने
उसको आपका फ्रेंड को बोलेंगे भैया इसका तो करना है। इसमें एक्चुअली क्या है, कमी में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका और मेरा, मैं भी उसमें से शामिल हूँ कि मैं जितना टाइम देना चाहिए। सपोज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, सारे मैंने एक्चुअली जनरली मेरा बारे में किसी को नहीं बताता हूँ। हमने सोचे कि मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि भैया ये बहुत काम कर रहे हैं और हमने हफ्ते में एक दिन आधा घंटा रखेंगे और खान मार्केट में इस प्लेस लिए कि जो फादर मदर जो प्रॉपर्टी थे या जो एक्सप्लॉइटेड है उनको हमने फ्री फंड में हमने उनको एडवाइस देंगे। उसमें कमी भी रहता है क्योंकि बहुत लोग आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे एज ए लॉयर, क्योंकि किसी का काम फोन कर देंगे 12 बजे रात को 2 बजे, ये वो सारी चीज नहीं बोल रहा। बट डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टकमिंग्स, मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ हूं, मेरे को मेरा काम करना है। भैया कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कौन याद रखेगा। यहाँ पर जब लोधी गार्डन में आपने वॉक करने के लिए जाओ, आपने जब टूम्स देखते हो 400 साल पहले ये राज करते थे, तो आज के दिन में कोई नहीं, पक्की बैठ रहे हैं उनका ऊपर। तो जितना समय हमें मिला है, अगर मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए, उसके लिए मैं ज्यादा चिंतित होना चाहिए रादर देन कि कौन क्यों नहीं कर रहा। कर जो नहीं रहा है आपका, सपोज आज ए लॉयर, जैसे आपने ठीक बोले मैडम कि आपका एक नोबल प्रोफेशन है, आपने कर रहे हैं, आपने करना चाहिए। एक लेबर क्लास लोग आते हैं आपके ऑफिस में, अगर मैंने ये मतलब और किस दिन डिस्कशन करेंगे कि कितना लेबर क्लास लोग आपकी तरह सक्सेसफुल लॉयर के पास आए और आपने काम किया। वो आने में भी उनको एक रहता है हेजिटेशन, यार मेरे को लॉयर पैसा मांग लेंगे, होता है, ये होता है, ये नहीं। बट मैं ये समझता हूं दुनिया में तो बहुत कमी है, मेरा अंदर भी बहुत कमी है, बट मैं आज जो हूं कल उससे 10% आगे रहूं कि गिविंग माय सोसाइटी एंड सर्विसेज बैक टू द सिस्टम। बहुत सुंदर हो विचार है सर, आ जाएगा। तो मैंने सोच रहा हूँ कोई ज्यादा बोल दिया शायद लॉयर्स। अच्छा हाँ नरेंद्र जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं भी म्यूट हो गया। हेलो, हाँ नरेंद्र सर जी जी पाठक सर, मैं आपसे 2 प्रश्न जानना चाहूंगा। पटनायक सर, पटनायक सर। इस शेक्सपियर ने एक बार बोले थे, there is hardly anything in the name, so the beauty lies in the eyes of the beholder. So आपने जिसी भी नाम में बोलेंगे मैं आंसर दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर कई बार हम देखते हैं कि यदि 2 पक्षों में झगड़ा है और कुछ समय बाद या झगड़े के तुरंत बाद वो दोनों पक्ष जब थाने में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वो आपस में ही समझौता कर लेते हैं। और क्योंकि केस पुलिस के नॉलेज में होता है तो वहां पर पुलिस टांग अड़ाती है बीच में कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ चाहती है। तो सर ऐसी परिस्थितियों में कौन सा समझौता मान्य होता है कानूनन और कौन सा अमान्य होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। एक और दूसरा सर, भारत में जो कानून है, भारत में न्याय वैश्विक स्तर पे महंगा है, मध्यम है अथवा निम्न है, इसका मुझे बताएं प्लीज। ये आपने जो क्वेश्चन पूछे ना, ये $1 मिलियन क्या $2 मिलियन भी देंगे शायद इसका सही आंसर निकालने के लिए एक थीसिस पेपर लिखना पड़ेगा। फर्स्ट, आपका एक क्वेश्चन था कि पुलिस स्टेशन में जो कॉम्प्रोमाइज होता है या जो दोनों पक्ष जाते हैं और पुलिस ने टांग अड़ा के बोल देता है हाँ ये करना है। कॉम्प्रोमाइज इन एनी फॉर्म is a binding on the parties, ठीक है, be that civil। सपोज आपने एक सिविल सूट फाइल किए, तो आपने ऑर्डर 23 में जब एप्लीकेशन मूव करते हैं कोर्ट में, आपका चाहे एमओयू हो या दोनों पार्टी का सिग्नेचर होता है, अफिडेविट दोनों पार्टी का लगता है, आपने साइन करते हैं, इट इज बाइंडिंग ऑन यू। पुलिस स्टेशन में अपने कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सपोज आपने दोनों साइड गए और एक पेपर में हाथ में लिख के साइन कर दी, ठीक है, वो भी आपके ऊपर बाइंडिंग है। नाउ पॉइंट क्या रह जाता है कि मैं अगर इस तरह कॉम्प्रोमाइज, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये स्टाम्प पेपर में होना चाहिए, एफिडेविट साइन होना चाहिए, स्वेयर होना चाहिए, नोटराइज होना चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनी सेटलमेंट, बी दैट फैमिली सेटलमेंट, बी दैट ए डिस्प्यूट, even if it is written by your own hand and handwriting, it is binding on the parties. There are judgments of the Supreme Court which says अगर फैमिली सेटलमेंट है तो उसको मान्यता दिया जाएगा। अगर आपने कोर्ट की डिक्री, सपोज एक कोर्ट की डिक्री है, मतलब कोर्ट की एक ऑर्डर है और एक फैमिली सेटलमेंट है, सो फैमिली सेटलमेंट विल प्रिवेल ओवर द कोर्ट डिक्री, क्योंकि फैमिली, इसीलिए दैट इज द रीजन आल्सो, क्योंकि ये फैमिली में बैठ के सीनियर सबको बैठ के ये डिसाइड किया, तो इसलिए बाइंडिंग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून है इस देश की कि जब सेटलमेंट होता है ये बाइंडिंग है। दूसरी क्वेश्चन आपका क्या था, मैंने थोड़ा सा रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और
मेरा दूसरा क्वेश्चन था, वैश्विक स्तर पे भारत में जो कानून है, भारतीय न्याय, वो कितना महंगा है वैश्विक स्तर पे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसी का मैं बोल रहा था कि $1 मिलियन है। सी होता क्या है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे, सबसे ज्यादा लॉयर इस दुनिया में कहां पर है पता है? यूएस में, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रेशियो ऑफ द लॉयर्स एंड द लिटिगेशन इज मच मोर, ठीक है? इंडिया में है बट यूएस इज द नंबर 1। सिमिलरली जापान में आपको जो रेशियो बिटवीन द लॉयर्स एंड द लिटिगेशन इस सबसे कम है। तो रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि वो लिटिगेशन फ्रेंडली होंगे। सपोज अमेरिका में अगर आपने रह रहे हैं, कल एक्सीडेंट हो गया, आपने फलाना $1 मिलियन की कंपनसेशन सूट फाइल करते हो और वो मैटर सेटल हो जाता है बिकॉज द लॉयर्स आर बिलीव इन द नेगोशिएशन रादर देन द रिजल्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है कि आपको नेगोशिएट करके आपको अमाउंट कंपनसेशन मिल जाता है। इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है? देयर आर 3 थिंग्स। वन इज पॉपुलेशन, पेइंग कैपेसिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लॉयर। आपको एक आम जनता होके एक अच्छा लॉयर मिलना भी डिफिकल्ट होता है जिसको नॉलेज है। हमारा फैटर्निटी में यू मे फाइंड नंबर ऑफ लॉयर्स available in many social platforms, but there may not be good lawyers, and there may be good lawyers, but how to examine them, how to know their law, knowledge of law, it is only because of your experience. Suppose मेरे पास आपने आएंगे तभी तो नरेंद्र जी आपको पता चल सकता है ना कि मैं कैसा लॉयर हूं। भाषणबाजी तो दुनिया में सबको ही कर लेंगे, but the fact is it is a word of mouth. कम पैसा मिले ज्यादा पैसा मिले, you must find your lawyer who is true to his profession and he must know his job well. Otherwise don't hire only because कि उसका फ्लैशी ऑफिस है, उसने MF हुसैन का पेंटिंग लगा है, उसने फलाना गिले, वो नहीं है। सो जो पैसा जो है वो मैंने समझता हूं कि हाँ एक आदमी का पेइंग कैपेसिटी होना चाहिए टू हायर ए गुड लॉयर। बट अगर आपने दूसरे पहलू से देखेंगे, वो लॉयर के पास, अगर मैं बोलता हूं कि मैं फलाना लॉयर हूं, मैं आपके मैटर नहीं करूंगा क्योंकि आपने मेरा फीस अफोर्ड नहीं करा। अगर जिस दिन वो नॉर्मल फीस कर लेगा, सपोज मैं बोलता हूँ कुछ $1000 लूंगा और मैंने कर दूंगा, उस दिन शायद इस दुनिया में मेरे को खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, मेरे को रात को 2 बजे तक भी मतलब अगर काम करूंगा तब भी टाइम नहीं बचेगा। सो जो महंगा और सस्ता, उसमें एक अंतर है। सस्ता जिसको मेरे को लगता है वो आपको शायद वो महंगा लगा, या आपको जो महंगा लगता है मेरे को सस्ता लग सकता है। बट आई वुड डेफिनेटली से कि क्वालिटी ऑफ ए लॉयर और लॉ मेकिंग एजेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइस ऑफ द लॉयर और द प्राइस ऑफ द सिस्टम। सपोज आप एक सूट फाइल करेंगे, आपका कोई लैंड एक्वायर कर लिया, आपका की पार्टीशन सूट फाइल करेंगे, आपका प्रॉपर्टी कोई कब्जे में ले लिया, तो उसमें मेरे समझता हूं आपने कानून सिस्टम में जो है कमी, आपने बिल्कुल, मैं मानता भी हूं इस चीज को कि अच्छे लॉयर का जो फीस स्ट्रक्चर है शायद वो नॉर्मल लोगों की बियॉन्ड मीन है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं पर मैंने ये समझता हूं कि सपोज उदय माना जी है, हमारा मोनी मैडम है, तो इन लोगों को सपोज मैंने बोलता हूं कि भैया एक लॉयर को तराजू में देखने के लिए, या आपने उसको वेटेज लेने के लिए आपने उसका पास काम कराओगे तब पता चलेगा, ना पैसे से पता चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत अच्छा लगा। मन्ना जी एक क्वेश्चन मैं करती हूँ जी, जल्दी जल्दी जी पेट का भी ध्यान रखिए, पेट पूजा भी समय हो रहा है। ललित जी भी तैयार रहेंगे, ललित जी भी तैयार रहेंगे। ललित जी भी आपका क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम आमंत्रित करेंगे। जी मन्ना जी, जय हिंद, मौका देने के लिए। एक्चुअली काफी देर से मैं वेट कर रहा था। मैं इनके क्वेश्चन के बाद में हाँ ठीक है, थैंक यू सर। जी मन्ना जी जी सर से मेरी क्वेश्चन है पटनायक सर से कि सर आजकल हम लोग शिक्षण संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और ये अमूमन देखा जाता है कि बच्चों में लीगल अवेयरनेस नहीं देखने को मिलता है, तो वो कैसे डेवलप करेंगे सर? मैडम मेरा जो सजेशन है, एक बच्चे का एक नैक होता है कि मेरे को जानना चाहिए, ठीक है, और वो अगर ऑटोमेटिकली है उसका अंदर, उसको तो आपने 2 मिनट में समझा देंगे, भैया ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहा डीडी बसु, ये रहा फलाना किताब, आपने पढ़ लिया। बट उसका इंटरेस्ट नहीं है,
वो चैलेंजिंग फेज है किसी भी टीचर के लिए कि उसको बेसिक मुद्दा पता होना चाहिए। सपोज मैंने, चलो मेरा बारे में नहीं बोलूंगा, ये इंसान है, सपोज उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको अगर उसको पढ़ा होगा ना कि चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 क्या होता है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। नाउ द पॉइंट इज, जो आपने सपोज स्कूल में और कॉलेज में, मैं समझता हूं कि इट शुड बी मैंडेटरी सब्जेक्ट टू नो द बेसिक नुआंसेस कि क्या बेसिक्स लॉ है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सीपीसी सीआरपीसी पढ़ाने के लिए, मैं ये नहीं बोलता कोई आपने आईपीएस बनेंगे या आपने एक सक्सेसफुल लॉयर बनेंगे, सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे, बट जो बेसिक चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोले कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 7 और 8 में अगर आपने दोनों पार्टी कुछ लिख के नीचे साइन कर देते, इट इज बाइंडिंग, वो कौन बोलेगा? सिमिलरली आपने ये गलत काम नहीं करेंगे, तो कौन बोलेगा? टीचर बोलेगा। तो ये जो आपने बोले ना कि मेरा जो, अगर आपने जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें हमारा एक कोर्स एंड सिलेबस में मैंडेटरीली हमारा टॉपिक ऑफ लॉ होना चाहिए, उसमें 30% आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बाकी सारे जो सब्सिक्वेंट लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सब्सिडियरी लॉ, नॉट सब्सिक्वेंट लॉ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज ओल्ड देन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सारी चीजें जो बेसिक मुद्दा है उसको पढ़ाना चाहिए और उसका भी एग्जामिनेशन होना चाहिए। बट मैंने समझता हूं कि ये तो आपने बहुत नोबल काम कर रहे हैं कि आपने बच्चों को ये सारी चीजें प्रोत्साहन देने के लिए आपने चाह रहे हैं कि ये कैसे हो, बट मैंने ये बोल रहा हूं कि इसको जिस दिन मैंडेटरी कर देंगे, चाहे आपने एक बच्चा साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए, ह्यूमैनिटीज में जाए, बट उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज देयर इज नो फन, देयर इज नथिंग कॉल्ड कि मैंने अगर ह्यूमैनिटीज से स्टूडेंट हूं तभी जाके मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इजराइल में एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक द मिलिट्री ट्रेनिंग। इतना छोटा सा देश है, यू वुड नॉट बिलीव, कोई टच नहीं कर पाएंगे उस कंट्री को। आज के दिन में भी वो मिसाल है कि अगर आपने कोई भी रॉकेट और लॉन्चर आपने भेजते हैं, वो वहीं से उड़ जाता है, मतलब उनका बाउंड्री लाइन नहीं है, बट एवरी स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू द मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ द मिलिट्री कोर्स, कि चाहे वो बच्ची है, बच्चा है, कोई भी है। सिमिलरली हमारा जो देश में, मैंने समझता हूं कि द बेसिक लॉ शुड बी नोन टू एवरी पर्सन, एटलीस्ट इफ नॉट बी स्पेशलाइज्ड लॉयर, बट ही शुड नो द बेसिक लॉ। कोई लॉयर भी किसी लिटिगेंट को चीट नहीं करना चाहिए, सिंपल। कोई लॉयर भी अगर एक लिटिगेंट, जैसे कि लेबर है, उसने अगर आपके सामने आता है, वो भी ऐसे नहीं बोल सकता है कि भैया ये लॉयर को सब कुछ पता है, उसको कुछ नहीं पता है। वो भी जो मतलब 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास से जो पढ़ेगा, उसको भी पता होना चाहिए भैया ये बेसिक मुद्दा है। ये मेरा आंसर है मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आई थिंक ललित जी कुछ पूछ रहे थे, आई थिंक ललित जी का ब्राइट फोटो तो दिखाई दे रहा है, बट हाँ जी सर, जी नमस्कार सर, जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और आगे इनको फॉलो भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं एक मेरा क्वेश्चन है और मेरी आप बीती भी है एक्चुअली में। काफी समय की बात है, पहले की बात है कि एक बार मैं बस बाहर खड़ा हुआ था और मेरा फ्रेंड कहीं जाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन अचानक से एक सब इंस्पेक्टर और एएसआई और 2 कांस्टेबल आए और अचानक से मुझे पकड़ा और मेरे थप्पड़ मार दिया। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, क्या बात है? कहता अच्छा तुझे भी बताते हैं। बस पीछे से पकड़ के मुझे ले गए और मुझे पीछे से मारते पीटते पुलिस स्टेशन ले गए। आप सुन रहे हैं सर सभी? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। तो फिर वहां गए तो मैंने कहा सर मेरा क्या कसूर है बताइए, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, उसको कहीं जाना था, तो आपने मुझे पकड़ के लिया। फिर तो मुझे आर्गुमेंट करने लगे बहुत ज्यादा, फिर तुझे अभी बताते हैं। तो मुझे पकड़ के ले गए और ऑटो में लेके चले गए 2 कांस्टेबल, कहीं भी मेडिकल कराने लेके चलते हैं। मैं सर क्यों लेके जाना है बताइए? बताइए, बताते हैं। मतलब जो उनकी भाषा है, जो आपको पता है किस तरीके से जो भाषा का प्रयोग करते हैं पुलिस वाले, तो कहना नहीं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन वो लेके गए मुझे पता नहीं कहाँ कौन से रास्ते से लेके गए मेडिकल के लिए। तो मैं वहाँ गया तो जो मेडिकल ऑफिसर थे उनसे मैंने बात की कि सर ऐसी बात है कि पुलिस और बीटन बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी एलिगेशन। तो उन्होंने मुझे देखा, अच्छी तरह चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि आप इनके खिलाफ केस दर्ज कराइए आप। तो जब उन्होंने लिख के भी दिया कि बीटन बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट एलिगेशन, जब मैं पुलिस स्टेशन गया वापस, तो जो सब इंस्पेक्टर था जिसको मुझे पकड़ के लेके गया था, तो उन्होंने मुझे देखा बड़ी अजीब नजरों से, कहते ठीक है तुझे कोर्ट में देखेंगे, इस तरीके से उनको भाषा का प्रयोग किया। मैं ठीक है सर कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे जब कोर्ट में अपीयर हुए तो वहाँ संजीव जैन एक एडवोकेट जज मजिस्ट्रेट थे,
उनके सामने मैंने बोला इस तरीके से ये वो तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी कहा कि भी कानून हमारे उसमें कमी है, ऐसा कमी नहीं है। अगर हम हमारे जो एडवोकेट्स हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो बहुत अच्छा कानून है और बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं कानून खराब नहीं है। जो लोग अक्सर जो धारणा बना के बैठे हुए हैं कि कुछ कमियां हैं, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। उन्होंने स्पेशली बोला कि आपको इसका रिपोर्ट कब पता है, आपने आप इसके खिलाफ इन्होंने आपके खिलाफ क्या केस किया है। मैं कहा नहीं सर। उन्होंने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिया कि इनको एक कॉपी जो आपने बनाया है, जिसे उनकी भाषा में पुलिंदा बोलते हैं, तो उनको एक कॉपी उन्होंने मुझे फोटो कॉपी करा के दी। तो फिर वापस आए तो उन्होंने कहा कि अब इनके खिलाफ केस करो। जस्ट आप खुद बोल रहे हैं कि इनका केस करो। जब केस किया तो वापस जब मैं आया तो और जो कांस्टेबल थे तो मेरे घर के पास आकर मुझे बोले कि अजीब भाषा में, मैं बोलना भी चाहूंगा क्योंकि उनको पता भी होना चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि हाँ भाई अपना केस वापस ले ले, नहीं तो वैसे ही पहलवान है, तुझे और भी पहलवान बना देंगे, इस तरीके से बोला। तो नेक्स्ट हियरिंग पे मैं गया तो मैंने जज के सामने बिल्कुल लिटरली यही भाषा का प्रयोग करते हुए उनको बोला। तो उनको बड़ा गुस्सा आया जज साहब को। उन्होंने बाहर पूरे जैसे जो पूरा टाइम होता है कोर्ट का, पुलिस वालों को पीछे खड़ा करके हाथ खड़ा करके खड़ा किया। उसके बाद शाम को उनको रिलीज किया। फिर वापस कई बार इस तरीके से राउंड चलते रहे कि मेरे पास आते रहे कि भाई हमसे 100 काम अच्छे 99 काम अच्छे होते हैं, काम खराब हो गया, अपना केस वापस लो। मैंने केस वापस लिया ही नहीं, बल्कि उस सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया और मुझे बिल्कुल फ्री के आप ये झूठा केस है और केस लगाया कि लड़कियां छेड़ रहा है, ये है इस तरीके से ऐसे कर रहा था, इस तरीके से बोला उन्होंने। तो इस कंडीशन में खैर मैं तो जितना, क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए पहले फ्रीलांसिंग रिपोर्टिंग करता था, तो उनको लगा कि हाँ ये तो भाई कुछ और है, ये जानकार है। तो तब उनको समझ आया। तो फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि ऐसा ये वो। मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल जो सही हूँ तो सही हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ, गलत को गलत और सही को सही कहने वाला इंसान हूँ। अगर आप सही हैं, अगर आप मुझसे जो बात कह रहे हैं कि भाई हमें केस वापस करना है, हमें माफी दे दो ये वो, तो आप कोर्ट में जाके बोलें। मुझसे माफी मांगने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूँ। आप माफी, आपने गलती की है तो आप कोर्ट में जाइए, जज के सामने आप बोलिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो वो आप वो डिपेंड करता है जज के ऊपर कि भाई। ललित जी मैं एक बात पूछना चाहूंगी बीच में। जी, अभी आपने बोला कि उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। जी, तो क्या उन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई इस काम के लिए? नहीं, पनिशमेंट नहीं दी गई थी मैम, पनिशमेंट नहीं दी गई थी। मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था उस पुलिस स्टेशन से बुराड़ी। ये बात है 93 की। कौन से थाने का केस है सर ये? सदर बाजार, ये जो आज देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है। अभी अवार्ड भी मिला है, पूरे मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी आया है। तो 93 की बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, मैं तो थोड़ा सा जागरूक था, मैं फ्रीलांसिंग रिपोर्टिंग करता था, लेकिन मैं सब कुछ किया और मैं एकदम फ्री हूँ। ज्ञान हर ताले की कुंजी है। तो जी, और भी जो लोग हैं जो बेचारे जो जानते नहीं है किसी चीज को, जैसे ये चर्चा भी चल रही थी इसी बारे में कि पुलिस जानबूझकर, मैंने क्वेश्चन भी, मैसेज भी किया हुआ है कि कोई भी इंसान जाता है अपराधी की कंप्लेंट करने के लिए, तो पुलिस वाले बल्कि उस शिकायतकर्ता को ही अपराधी मान के उसको डराते हैं, धमकाते हैं और जो अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए सर? ललित जी यही टॉपिक अभी डिस्कस हुआ था। चले जी, हाँ जी, हमें सुन रहा, मैं पूरे टॉपिक सुन रहा हूँ सर, क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, जी। लोग जुड़े हुए हैं साथ में। कि पहले तो मैं आपका इतना ब्राइट एंड बोल्ड फेस तो देखना चाहूंगा। आपने तो वीडियो ऑफ कर सर एक्चुअली मैं फोटो लेके, एक्चुअली मुझे पेल्विक बोन में फ्रैक्चर आया हुआ है, मैं लेटा हुआ हूं सर। सॉरी, मैं लाइटर मूड में बोल रहा था। जी। एंड सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली सजेशन है, इजंट इट? आपका क्वेश्चन तो कुछ है, मतलब है नहीं इसमें शायद आपका सजेशन है कि इस तरह आपका फेस की प्रॉब्लम और जिसके लिए इनका ट्रांसफर हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन आपका, शायद आपने चौधरी जी को पूछते तो शायद उन्होंने बताते कि अपना पार्ट ऑफ स्टोरी। मैं सर कोशिश में बहुत कर रहा था, लेकिन मौका मुझे नहीं मिल पाया। मैंने जी मैं समझता हूँ चाहे पुलिस, चाहे कानून, चाहे लॉयर, चाहे जजेस, दे आर गवर्न अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। नोबडी इज अबव लॉ, nobody could be above law. I can be a draftsman of a constitution, but I cannot certainly say कि I am over and above constitution और I am over and above IPC. ठीक है ना? तो जो पुलिस जो है, जैसे कि आपने ललित जी सबसे जो बढ़िया काम किए कि आपने कंप्लेंट दर्ज किए, आपने परसू किए जी। बट वो जो पेशेंस जो है ना,
कचहरी जाना, खड़े होना और इन लोगों को झेलना, पर्टिकुलरली जिन्होंने अपने आप को क्लेम करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ए पुलिस बी पुलिस, बट मोस्टली जो लोअर, मतलब जैसे कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो मतलब एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी और या सीपी, उनका बारे में बात नहीं हो रहा। बात हो रहा है कि किनको आपने डील करते हो, जो हबिलदार है, कांस्टेबल है, या आपने जो सिस्टम में जो नीचे लेवल पे जी, उन लोगों ने भी इतना पढ़े लिखने, वो सोचते हैं कि हमने अगर वर्दी पहन लिए तो हम ही कानून बन गए। जी वो सर, कहीं ना कहीं पर वो एक कमी रहता है कि मैं ही कानून हूं, मैं ही इंप्लीमेंट करूंगा। बट जब आपकी तरह अच्छे नागरिक उनको मिलते हैं, तब उनको, मेरे को लगता है कि जो चीज आपने किए और उसका ट्रांसफर हुआ, आपने कंप्लेंट विड्रॉ नहीं किए, शायद इस तरह का अभी और उसका बाद कभी वो रिपीट नहीं करेगा। वो जी जो सर, आदमी है जिसका ट्रांसफर हुआ, जिसका डिमोशन हुआ, और जनरली वो डिमोशन करके ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि इंटरनल कमिटी होता है। आपने जब कंप्लेंट किसी स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर को डाल दें, ऐसे नहीं कि आपने डाल दिया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसका ऊपर उनका जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इवन कि मैंने आपको छोटी सी इंस्टेंस दूंगा, जैसे पुलिस का केस में आपने कंप्लेंट डाल दी, उनका जो आईबी सेल, तो उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फाइंडिंग देते हैं, बेशक क्लोजर रिपोर्ट दें, बट आपको सर्टेनली बुलाएंगे और आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उन्होंने रिपोर्ट देंगे कि भैया ये हुआ था। और जनरली आप उस टाइम में देखेंगे कि वो वेरी, मतलब पोलाइटली आपको हैंडल करना चाहेंगे, भैया कैसे वो विड्रॉ कर लो, क्योंकि उनका जो, अच्छा जिस बंदे का आपने, क्योंकि दिल्ली पुलिस में, अगर दिल्ली पुलिस का एग्जांपल ले लेंगे, वो इतना ह्यूज है कि किसी को पता नहीं कौन है, कहां पर है। अच्छा जैसे कि डीसीपी है, बहुत डीसीपी होंगे, एसीपी है, बहुत संख्या में होंगे, बट किसी अगर, मतलब हबिलदार ने कोई गुनाह कर दिया और आपने, यू कैन नॉट पेंट द सेम पुलिस डिपार्टमेंट इन द सेम ब्रश। मेरा कहने का मतलब, देयर आर एक्सेप्शंस। सर मैं बीच में थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। जैसे आप विजिलेंस का जिक्र किया आपने, तो मैंने विजिलेंस में भी डाल दिया था, और मैंने जितने भी न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टिंग की थी, मैंने उनकी फोटो क्लिक करके वो मैंने डाल दिया था। और उसमें फिर क्या होता है कि सर जब केस बिल्कुल रफा दफा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, उसके 2-3 महीने बाद फिर विजिलेंस ऑफिसर जो इंक्वायरी हुई थी तब हुई थी सर। काफी सब कुछ निकल जाता है, तो उसके बाद में फिर वो चीजें होती हैं। इंस्टेंट अगर थोड़ा हो जाए, 10-15 दिन में हो जाए, तो काफी कम से कम और कुछ भी हो सकता था उनके खिलाफ, जो उनको सजा भी मिल सकती थी, कुछ और भी कर सकते थे, जो भी सिस्टम में होता है। तो बस इतना डिले होने की वजह से काफी कुछ रह भी जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सी वो बोलते हैं ना कि जस्टिस हरीड इट, जस्टिस बरीड, बट एट द सेम टाइम जस्टिस डिनाइड इज एक्चुअली, अगर आपका जस्टिस डिले होता है, इट इज एक्चुअली डिनाइड। तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरे को अगर इसका नतीजा अगर 2 महीने पता चलना चाहिए, अगर मेरे को 2 साल बाद पता चलता है, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। आपने बिल्कुल सही बोले, ये हमारा कानूनी तौर पर, और इंडिया में पर्टिकुलरली देखा जाता है, एक लिटिगेशन जो है, जो पेंडिंग रहता है, उसका नतीजा निकलने के लिए या मिलने के लिए बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। न्याय में देरी जो है अमाउंट टू, थैंक यू सो मच सर। प्लेजर सर, प्लेजर। न्याय में देरी होना न्याय ना मिलने के बराबर हो जाता है सर। कई बारी कई केसेस में हम देखते हैं कि जिसने कंप्लेंट की थी वो कंप्लेनेंट मर चुका है, आफ्टर दैट उसकी डेथ के बाद वो डिसीजन आ रहा है। तो न्याय में देरी तो भारत में है, इसी वजह से शायद ज्यादा समस्याएं हैं क्राइम में। अब मैं तहे दिल से धन्यवाद लक्ष्मी अब बोलेंगे करती हूँ। थैंक यू। तो इजाजत, और कुछ रहा, मैं परमिशन ले सकता हूँ अगस्त गैदरिंग से? जी सर, बस धन्यवाद ज्ञापन रह जाता है आपका। जी मैं उदय मन्ना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू मोनी जैन जी। वैसे वोट ऑफ थैंक्स के लिए विष्णुपुरी जी अगर उपस्थित होंगे तो वो आ जाएंगे, और शुरू से बने हुए थे, पटना से जुड़े हुए बहुत सालों से डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लेखक हैं, और 2 श्रद्धांजलि देने के लिए रह गए थे। 27 नवंबर पुण्यतिथि लक्ष्मीबाई केलकर जी की है। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर ये आजादी की अमृत गाथा को शुरू किया है, और लगातार हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि आसपास होती है, पूरे हफ्ते में हर रविवार आरजेएस वेबिनार। तो 27 नवंबर पुण्यतिथि लक्ष्मीबाई केलकर समाज सुधारक थी, और लक्ष्मीबाई केलकर, तो लक्ष्मीबाई केलकर जी को हम लोग स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनके बारे में डिटेल्स
दिया हुआ है। मन्ना जी धन्यवाद, मेरे ख्याल हम लोग भी जी जी बस जी आपका भी धन्यवाद सर, आप जुड़े। और तब तक बस ये दो है सचिंद्र नाथ बख्शी जी, इनको श्रद्धांजलि देने के बाद बस सबका धन्यवाद किया जाएगा। थैंक यू लक्ष्मीबाई केलकर जी और सचिंद्र नाथ बख्शी जी। 23 नवंबर पुण्यतिथि है, इनको भी हम लोग श्रद्धांजलि दें। जतिन दा के नाम से इन्होंने एक बाघ का जो है वो कर दिया था, बहुत बहादुर थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे। और सचिंद्र नाथ बख्शी जी, तो अभी चूंकि समय बहुत हो गया है, हम लोग एक्सीड कर रहे हैं। सचिंद्र नाथ बख्शी जी को स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले। ये सभी देश को आजाद करने में हम लोगों को तिरंगे की रक्षा करनी है और इन्होंने हम लोगों को ये तिरंगा दिया है, खून से रंगा हुआ तिरंगा है। तो ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब अगर डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जुड़े हुए हैं तो प्लीज स्क्रीन पर आ जाइए। शायद विष्णुपुरी जी नहीं जुड़े हुए हैं, तो चलिए हम आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत ही सफल कार्यक्रम कहा जाएगा इस नाते, क्योंकि आईपीएस शंकर चौधरी जी डीसीपी द्वारका दिल्ली, जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया, वो एक आईपीएस ऑफिसर का इस तरह से ऊपर से गरम अंदर से नरम का वो पर्याय है। वो समाज को सबसे आगे रखकर, विभाग से भी उन्होंने कहा कि विभाग से भी हम आगे समाज को मानते हैं और उसमें भी समाज में जो सबसे कमजोर तबका का व्यक्ति है उसको न्याय मिले, ये हमारी कोशिश होती है। और उन्होंने कहा कि मैं इन मामलों में बड़ा जिद्दी हूं। ये जिद्दी शब्द जो है वो एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है कि हम वो नेशन फर्स्ट को देख रहे हैं। और यही आरजेएस का थीम है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो देश के लिए काम कर रहे हैं इस मंच पर लाने का। और जिस तरह से पटनायक जी ने, संग्राम पटनायक जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, गांधी पीस फाउंडेशन के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने मंच साझा किया था, उन्होंने संबोधन दिया था, रिपब्लिक डे का समय था। तो संग्राम पटनायक जी ने भी बहुत अच्छा अपने संबोधन में कहा कि हम कभी कभी जो हमारा जान पहचान का भी नहीं है उसके लिए क्या हम फ्री केस लड़ने का मन बनाते हैं। वैसे तो नोबेल प्रोफेशन है, तो कि यह नोबेल कॉज के लिए भी क्या वकील आगे आएंगे। ये संदेश अपने आप में बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश है। तो संग्राम पटनायक जी का भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के भी एडवोकेट हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैसेज जो है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रही है, तो जनता तक हम लोग 21 ग्रुप हैं, उसमें सब में हम लोग भेज रहे हैं और अखबारों के अंदर भी पहले भी प्रकाशित हुए। आप लोगों के संदेश अब आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिन जो है इसको मीडिया कर्मी जो है इस अखबार को हाथों हाथ लेंगे और प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत ये आजादी की जो अमृत गाथा है, ये अपने आप में देश में सबसे बड़ा जनभागीदारी की तरफ हम लोग जुनूनी स्तर से काम कर रहे हैं। सकारात्मक लोगों के साथ वाद संवाद होने से समाज में ये संदेश भी सकारात्मक जाता है। तो नेशन फर्स्ट की भावना को देखते हुए और सभी पार्टिसिपेंट्स आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए या अन्य राज्यों से जुड़े हुए पॉजिटिव स्पीकर्स जिस तरह से वीडियोस शेयर कर रहे हैं और उनको आरजेएस की टेक्निकल टीम यूट्यूब पर अपलोड कर रही है, तो सभी महापुरुष जो आप लोगों ने यहाँ देखा, लगभग 10 महापुरुषों पर वीडियो बनी है और यूट्यूब पर अपलोड है। तो इन पॉजिटिव स्पीकर्स की मेहनत को, लगन को और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि इस तरह से देश भर के, चूंकि अलग अलग राज्यों के ये पॉजिटिव स्पीकर्स जो हैं मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि हर रविवार आरजेएस वेबिनार, हम लोग जो भी हमारे पास समय है, थोड़ा सा समय देश को देने की परंपरा रखें तो हमारे घर में भी एक पॉजिटिव माहौल बनेगा कि आखिर घर के जो सदस्य हैं वो क्या चीज देख रहे हैं। तो बच्चों के अंदर भी पॉजिटिविटी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बच्चे अपने आप वो संस्कारित हो जाएंगे और देश के बारे में वो भी सोचना शुरू कर देंगे। आज वो जो बीज है वो कभी कभी बट वृक्ष भी बनेगा, ऐसी आशा और विश्वास को लिए हुए। और सबसे बिग थैंक्स बहन मोनी जैन जी, जो कि एडवोकेट रोहिणी कोर्ट दिल्ली की हैं। आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया,
आपका तहे दिल से पूरी आरजेएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आरजेएस से आप काफी वर्षों से जुड़ी हैं, कार्यक्रम में भी आप आ चुकी हैं, तो अभी भी आप आरजेएस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, 7th ग्रुप में आप जुड़ी हुई हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। अशोक कुमार ठाकुर जी तो 15 साल पहले से जुड़े हुए हैं, जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक हैं। अपनी मां के नाम पे उन्होंने ये स्कूल खोला और देश दुनिया में इस स्कूल का जो मॉडल है वो स्थापित हो रहा है। आप अलग अलग राज्यों में जाकर, बल्कि विदेश में भी आपको आमंत्रित किया गया, सम्मानित किया गया, जापान और अमेरिका, जहां के चेंज मेकर स्कूल का दर्जा आपके स्कूल को मिला है। ऐसी ऐसी महान हस्तियां जब हम लोगों के बीच आती हैं, और दर्शकों में भी जो लोग थे जो बोल नहीं पाए, वो भी एक अपने आप में महान हस्ती लोग थे, और उन लोगों ने इसको सहयोग दिया, समर्थन दिया, और हम लोग अब इस सकारात्मक भारत आंदोलन में और भी नई नई तेजी लाएंगे। आपका सहयोग और समर्थन और सलाह दोनों की बराबर जरूरत पड़ेगी, और दिल्ली के अंदर सकारात्मक भारत भवन बन के भूगोल का निर्माण होगा। अगले साल राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, जिसमें पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड दिया जाएगा। उसकी परंपरा अभी भी चल रही है, लोग अवार्ड घोषित कर रहे हैं। आज भी 2-3 अवार्ड घोषित किए गए, जिसको आरजेएस फैमिली के पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित किया गया है। ज्योतिबा फुले जी पे, जगदीश चंद्र बोस जी पे और राजा राम मोहन राय जी पे। ये सब आरजेएस फैमिली 25 राज्यों की जो है वो आगे आई हैं और वेबिनार को सफल कर रही हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, वो यूट्यूब का आनंद लेंगे। जानकारी और सूचना उन तक पहुंचाना हम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य का पालन हम लोग करते रहेंगे। 75वीं आजादी की जब तक वर्षगांठ होगी, हम लोग 75 कार्यक्रम आजादी की अमृत गाथा कर चुकेंगे। आज आजादी की अमृत गाथा के 29वें अंक में जुड़ने के लिए टीम आरजेएस राम जानकी संस्थान नई दिल्ली और तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र सोमेन कोले, जो 6.5 साल से अपना सहयोग और समर्थन आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को देते रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश का काम करने के लिए इस तरह के लोगों की बहुत ही आवश्यकता है। और आगे 5 दिसंबर की घोषणा कर देते हैं, हम लोग उपस्थित होंगे। सुबह में पॉजिटिव स्पीकर्स भी आएंगे, श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और चर्चा की जाएगी बौद्धिक अक्षमता के बारे में। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, वो बचपन में हो या बड़े में हो, तो हम लोग विश्व विकलांग दिवस जो 3 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो आरजेएस वेबिनार रविवार 5 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित करेगा। और ये को-ऑर्गेनाइजर होंगे, जैसे आज के को-ऑर्गेनाइजर मुनि इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली है, उस दिन के को-ऑर्गेनाइजर आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना बिहार, जिसके प्रभारी आज पॉजिटिव स्पीकर में जुड़े थे, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी साधक हैं और बहुत ही अपना आरजेएस युवा टोली बनाकर और लगातार 2 पॉजिटिव स्पीकर, कभी कभी 3 पॉजिटिव स्पीकर पटना केंद्र से प्रसारित आते हैं। और बहन डॉक्टर पुष्कर बाला जी, जो कि आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की प्रभारी हैं, उनका कार्यक्रम 12 दिसंबर को होगा। 12 दिसंबर को, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर, ये 2 कार्यक्रम फिक्स हो चुके हैं। आप लोग उस रविवार को उपस्थित होइएगा और घर घर में ये संदेश जो है पहुंचाएंगे। हम लोग हार्दिक पूरी टीम की तरफ से, पूरे जो कार्यकारिणी है, जो हमारे एडवाइजर हैं, प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी भी जुड़े थे, उन सभी लोगों की तरफ से आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Recording stopped.